हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स डे के इस खास मौके पर हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसा मेहमान उपस्थित है जो सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी सपनों को शेप देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री विवेक तुमराम जी हैं, जो कि सहायक यंत्री यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर हैं और ये वर्तमान में भीमपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विवेक जी, आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। सबसे पहले सर, आपको इंजीनियर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ हमारी बातचीत को शुरू करते हैं और याद करते हैं उन्हें जिनकी वजह से यह दिन मनाया जाता है, भारत रत्न डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी। आप इन्हें किस नज़र से देखते हैं, उनके विचार और अप्रोच को आज किस तरह से अपनाया जा सकता है? जी धन्यवाद कार्तिक जी। आज सभी श्रोताओं को मैं अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसी के साथ डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की याद में जो हम 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं, तो इसके लिए मैं उनकी जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। जी। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी भारतीय अभियंता, विद्वान, राजनेता और मैसूर के दीवान रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी का जन्म कर्नाटक प्रदेश के कोलार जिले के चिल्का बल्लापुर तालुक में हुआ था, जो कि 15 सितंबर 1860 में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिताजी श्री निवास शास्त्री संस्कृत के बहुत ही अच्छे विद्वान थे और माताजी धार्मिक महिलाएं थीं। प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी थी अपने नगर में ही हुई और उसके बाद सन 1880 में उन्होंने अपना बीए की परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से पास की, अव्वल नंबर से पास की, जिसके साथ उन्हें मैसूर सरकार ने फिर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रोवाइड करें। उनको प्रोवाइड कराई और 1883 में उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना प्रथम स्थान हासिल किया और अपनी जो योग्यता थी उसको वहाँ पर सिद्ध किया। और कृष्णा सागर बांध, जो कि 1.5 लाख एकड़ के लगभग उससे सिंचाई रकबा जो है सिंचाई होती है, उसका उन्होंने निर्माण कराया। भद्रावती आयरन स्टील वर्क्स के लिए उन्होंने काम किया। मैसूर में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसके समेत मतलब कई कई महान उपलब्धियां हैं उनकी, जिसकी उन्होंने अपने अथक प्रयासों से सफल बनाया। इसीलिए उन्हें जो है कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं कार्तिक जी। वाकई सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी का क्या योगदान है और वो कितने अच्छे सफल अभियांत्रिकी बन सके। सर, जैसे हर वर्ष देखा जाता है कि इंजीनियर्स डे की थीम होती है, जी, तो इस वर्ष की क्या थीम है इंजीनियर्स डे पर और उसके क्या मायने हैं? इस वर्ष की मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की जो थीम हमारे है, डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। तो ये एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के माध्यम से भारत के और इस तकनीकी दशक में इसको आगे बढ़ाने के लिए तकनीकों का जो उपयोग किया जा रहा है, इसकी ये हमारी इस बार की थीम ली गई है। सर, जैसे अभी आपने थीम की बात करी है और थीम से ही जुड़ा एक सवाल बताइएगा। सर, टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग की जो मूल सोच है वो सेम रहती है या फिर बदलते रहती है? इंजीनियरिंग की जो हमारे सिद्धांत हैं वे तो वैसे ही रहते हैं, किंतु समय समय के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही मतलब उसको अपनी जीवन शैली में और इसमें निर्माण कार्यों हैं या हमारे कोई भी इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य जो फील्ड पर हम करते हैं उनका उपयोग कर कर ही हम मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं और इसी से हमारा प्रदेश है, भारत है, ये आगे विकास की दिशा में अपने कदम को बढ़ा रहा है। सर, जैसे आपने बताया था, आपसे बातचीत में पता चला कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, जी, तो आपने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग को चुना। जी। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों चुनी? क्या इस फैसले में फैमिली या किसी और का भी कोई रोल है? हाँ, हम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जैसे ही इस फील्ड में हम आए कि भाई क्या करना चाहिए, तो उस समय हमारे मामा जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिया कि आप मतलब इस फील्ड को चुनें और इसमें आप आगे काफ़ी उन्नति कर सकते हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र और शहर में सभी को लाभ और फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए इस फील्ड को मैंने चुना, जिससे मुझे ग्रामीणों
के साथ और भी रूबरू होने का मौका मिला और आज एक बढ़िया काम जो है ग्रामीण स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। बहुत खूब सर। सर, ये सवाल बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद करियर के कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे कि यदि हम बड़े एग्ज़ाम की बात करें तो यूपीएससी के माध्यम से हम आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम को फाइट कर करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर जा सकते हैं। और इसी के साथ यदि हम किसी भी स्टेट की बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश शासन का एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से भी हम विभिन्न विभागों में गवर्नमेंट पदों पर जा सकते हैं। इसके साथ ही हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी आज के समय में तो प्राइवेट सेक्टर में सभी फील्ड में ही अपन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो काफ़ी स्कोप है। और यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी हम क्षेत्र चुनें उसमें अच्छी लगन के साथ मेहनत करें और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अभी काफ़ी संभावनाएं हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एवं गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में ही रोजगार के काफ़ी अवसर हैं। मतलब व्यक्ति अगर प्राइवेट में जाना चाहे हाँ, तो वहाँ पे भी ढेर सारे वहाँ स्कोप्स भी, हैं। हाँ जी जी। उसी के साथ साथ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में यदि वो जाएं अपना स्वयं का व्यापार भी करना चाहें तो वहाँ भी काफ़ी सारी। सर, जिसे देखा जाता है गांव और शहर की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, तो सिविल इंजीनियर का काम भी डिफरेंशिएट होता है। क्या प्रॉब्लम्स आती है या क्या आपको काम करना पड़ता है शहरी लेवल पर और ग्रामीण लेवल पर? हाँ, शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास में दोनों में अंतर तो काफ़ी है। शहर में सुविधाओं का अच्छी सुविधाएं होती हैं जिसको के लेकर के हम विकास कर ही रहे हैं। और जो ज़्यादा हमें आवश्यकता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है विकास करने की। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमें कहीं पहुंचना है तो रोड की आवश्यकता है, रोड नहीं है तो समय ज़्यादा लगता है। और ऐसे ही जैसे हम रेगुलर सुनते ही रहते हैं कि भाई पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल। तो उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है नल जल योजना, उससे काफ़ी विकास हो रहा है। और उस क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग का अच्छा एक नमूना अपने को देखने को मिलता है कि सभी जगह ओवरहेड टैंक जो है पानी की टंकियाँ बन रही हैं और उससे काफ़ी सप्लाई जो पानी की नहीं होती थी वो आज अच्छी तरीके से अच्छे प्रकार से हो रही है। सर, जैसे हमको पता है कि आप ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा में हैं हाँ और भीमपुर में अपनी सेवाएं दे रहे जी। हैं, तो शहर के कंपैरिजन में आपके लिए क्या एडवेंचरस मूवमेंट रहते हैं कि आप गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं? हाँ, गाँव में जैसे मैंने बताया कि भाई एक तो सिंचाई की पानी की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, फिर बिजली की व्यवस्था और सड़कें, अच्छी सड़कें, फिर पुल पुलिया की समस्या ये सब हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद मध्य प्रदेश शासन को ऊपर भेजते हैं और इन सभी का फिर निराकरण के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। हमारे जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो हमें मार्गदर्शिका जो निर्देश हैं, जो उनके मार्गदर्शन में हम उसका पालन करते हुए अपनी कार्य योजना बनाते हैं और ये इनका निराकरण करने में पूरे सभी जो ग्रामीण क्षेत्र के इंजीनियर हैं वो लोग सहयोग करते हैं। सर, गांव वाले अक्सर आपके काम को कितना सपोर्ट करते हैं? कभी ऐसा हुआ है आपकी टेक्निकल एडवाइस और गांव की परंपरा जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं उसमें क्लैश हुआ हो, तो अब आपने उस सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया, कैसे डील किया उस सिचुएशन में? हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम लोग जैसे इंजीनियरिंग से पढ़ के गए हैं, ग्रामीण जो मूलभूत उनकी जो समस्या है उसको एक जैसे ही जाते हैं तो वैसे हो सकता है कई बार समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये व्यक्तिगत क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या समस्या है। तो उसको समझने के लिए हम प्रयास करते हैं और फिर हम अपना जो भी अनुभव है उनको शेयर करते हैं और उनका भी अनुभव जो है लेते हैं और दोनों को फिर समझ करके कंसल्ट करते हैं। उसके बाद निर्णय पे पहुंचते हैं और काफ़ी जगह होता है ऐसा कि कुछ ग्रामीण सहयोग नहीं करते हैं तो उनको अपनी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनको अपनी तरफ से जो बताना है वो बता करके सहमत करते हैं उसके लिए कि भाई यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ही लाभ होगा इससे। तो इस प्रकार से उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। बहुत खूब सर। सर, अब रुक करते हैं ई गवर्नेंस की तरफ। अभी टेक्नोलॉजी का दौर है,
हाँ। और अब एआई भी आ चुका है, हाँ। तो ये कितना हेल्पफुल है? एआई की तकनीक तो काफ़ी अच्छी है और सभी को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। जो जैसे आज हम गूगल का ही बात करें तो गूगल पे आजकल नॉर्मल व्यक्ति भी अपनी समस्याओं को लेकर के गूगल से प्रश्न करता है और उससे उसको उत्तर मिल जाता है। इसी प्रकार तकनीकी मार्गदर्शन भी हमें मिल रहा है और सभी उससे प्रभावित भी हैं। और जैसा कि आपने ई गवर्नेंस का कहा है तो इसमें भी सभी डिपार्टमेंट में ई फाइल्स की मूविंग हो रही है और उसी से आजकल सभी पत्राचार हो रहा है। और हमारे जो व्यक्तिगत हमारे डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी हमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इनकी थीम पर बने हुए हैं। तो इनसे जो पहले हमें काफ़ी सारे काम करने में समय लगता था तो अब ई गवर्नेंस और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जो आज इस तकनीक को यूज़ कर रहे हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और समय की बचत हो रही है। और जो काम नहीं कर पाते थे तो उनके भी काम वहाँ पर अधिकारी। मतलब कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट का स्कोप है, हाँ हाँ। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो हाँ वो हाँ कहीं ना हाँ। कहीं हाँ ये उसका साबित हो रहा है। हाँ वो साबित हो रहा है, उसका पालन अच्छे से हो रहा है और उससे सभी जो ग्रामीण हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। सर, आप ग्रामीण इलाके में काम करते हैं, ग्रामीण अंचल में आपका जॉब प्रोफाइल है, हाँ हाँ। तो काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, बहुत इम्पैक्ट डाला हो आपकी लाइफ पे, तो वो ऑडियंस को हमारे बताइए। हाँ ये 2019-20 के लगभग एक हमारी योजना आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में, अमृत सरोवर की। तो उस समय काफ़ी हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिल कर के अमृत सरोवर मतलब कि तालाब बनाना था उसमें। जी। तो काफ़ी अच्छे तालाब हम लोगों ने बनाए और उसमें आज देखा जाए तो मछली पालन और सिंघाड़ा पालन, सिंघाड़े के लिए और सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई। और आज भी जो संरचनाएं बनी हैं अच्छी बनी हैं, मजबूत बनी हैं, गुणवत्ता बनी हैं जिसका कि लाभ ग्रामीणों को हो रहा है। और ये पूरे प्रदेश स्तर पे अपना हुआ था। तो अपने ज़िले में काफ़ी अच्छा प्रयास किया सभी इंजीनियर ने जो कि सराहनीय था। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं। हम्म। टेक्निकल काम के साथ साथ एज एन ऑफिसर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हाँ। तो आप दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? टेक्निकल काम के साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ है वो सहयोग करते हैं और वे हमें मार्गदर्शन करते हैं, उसके पालन में हम लोग कार्य करते हैं। और जैसे कभी कभी होता है कि अधिकारी जो काम चाहता है वो नहीं हो पाता है तो उसके लिए समय भी मिलता है, समय लेते हैं, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। और अपने जो अधीनस्थ स्टाफ है उसको भी सलाह देते हैं जिससे कि काम समय पर हो, गुणवत्तापूर्वक हो। और हमारा जो इंजीनियरिंग का काम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और समय सीमा में करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हाँ सर, जैसे आपने अभी समय सीमा की बात करी, एक हम्म। क्वेश्चन मुझसे आ रहा है हम्म। कि आपके हिसाब से एक अच्छे इंजीनियर के कौन से हैबिट्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इसमें अच्छे इंजीनियर के लिए जैसे कि एक समय की पंक्चुअलिटी रहे और समय से कार्य करना और एक कार्य योजना के साथ कार्य करना जिससे कि हमारा जो कार्य है वो प्रभावित ना हो। तो उसके लिए हमें एक कार्य योजना ज़रूरी है। और जो भी हम समस्या का निराकरण करें उस निराकरण के लिए उसका उच्च गुणवत्ता का होना और सीमित संसाधन होते हैं तो सीमित संसाधन के साथ कार्य उच्च गुणवत्ता का हो जिससे कि कोई भी हमारा निर्माण काम हो या किसी भी फील्ड का काम हो इंजीनियरिंग से संबंधित वो खराब ना हो। तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में जैसे आपने बताया कि एआई टूल्स हैं और अन्य भी सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं तो उनका समय समय पर तकनीकी जो ज्ञान है और उसको सीखने की जो ललक है उनमें वो रहना चाहिए कि अपन आज के समय में समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखते चलें कदम के और साथ कदम कदम मिलाते। के साथ कदम मिलाते चलें और नई तकनीक को सीखते रहें, अपनाते रहें। तो एक अच्छे इंजीनियर के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, सीखें और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, अंत में हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
अंत में जैसे मैं सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग अपने आप में ही एक काफ़ी विशाल क्षेत्र है। और जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे तो बड़े बड़े हमारे देश में बड़े ब्रिज हैं, बड़े डैम हैं, जिससे कि सभी हमारे एयरक्राफ्ट हैं, हमारे सेना में जो एरोनॉटिकल्स जो विमान वगैरह हैं, जो हम उनसे जो लाभ ले रहे हैं, तकनीकें हैं, तो कहीं ना कहीं सभी जगह आज हम देखें तो हमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सारी तकनीकें देखने को मिल ही रही हैं। किसी भी चीज़ का हम उदाहरण लें, आज के समय में जैसे आज ट्रेनें हमारी फास्ट हो गई हैं, पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी हो गई हैं, जी। है ना। और संसाधन अच्छे हो गए हैं, बसेस वगैरह अच्छी हो गई हैं। आजकल जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सिविल का, तो उसमें भी हमारे जितने पहले जो काम होता था लेबर से अधिक होता था, अब मशीनों का उपयोग अधिक हो रहा है। कई सारी मशीनें हैं, जैसे यदि हम यहाँ लोकल की बात करें बैतूल की, तो रातों रात काफ़ी सड़कें बन जा रही हैं, काफ़ी सारा काम हो जा रहा है। तो ये सब इंजीनियरिंग का उदाहरण है। और इसमें कहीं ना कहीं सारी आम जो आवाम है, जनता है, उनको सभी को सहयोग करना चाहिए। और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा ये मेरा आज का। और सभी को मैं इसी के साथ आज 15 सितंबर को इंजीनियरिंग अभियंता दिवस पर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, इंजीनियर सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाते बल्कि समाज और भविष्य की असली नींव को बनाते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना इंजीनियर्स डे पर खास बातचीत श्री विवेक तुमराम जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। जी।